नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन मुहिम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त होस्ट मिस्टर संतोष। आज आपके लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का टीएमए लेकर आया हूं। जैसे कि आपको पता है, मैं टीएमए कंप्लीट आंसर के साथ लेके आता हूं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑल दी नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। एनएस की ओर से, एजुकेशन की ओर से जो भी सूचना आती है वो सभी हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं। महावीर के किन्हीं दो आधारभूत सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। वे वर्तमान में भी कैसे प्रासंगिक है और आप उन्हें कैसे दैनिक जीवन में व्यवहार में ला सकते हैं। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ए का। महावीर ने लोगों को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति पाने के लिए कई सिद्धांत बताए हैं। आइए जानते हैं वो सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला, अहिंसा। अहिंसा भगवान महावीर का पहला सिद्धांत है। अहिंसा इस सिद्धांत में उन्होंने जैनों लोगों को हर परिस्थिति में हिंसा से दूर रहने के संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि भूलकर भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट, सत्य। सत्य भगवान महावीर का दूसरा सिद्धांत है। भगवान महावीर कहते हैं, हे पुरुष, तू सत्य हो, सत्य को ही सच तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य के सानिध्य में रहता है वह मृत्यु को तैरकर पार कर जाता है। यही वजह है कि उन्होंने लोगों को हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रेरित किया है। आज मनुष्य जिन समस्याओं से और जिन जटिल परिस्थितियों से घिरा हुआ है, उन सब का समाधान महावीर के दर्शन और सिद्धांतों में समाहित है। जरूरी है कि हम महावीर ने जो उपदेश दिए हैं उन्हें जीवन और आचरण में उतारें। हर व्यक्ति महावीर बनने की तैयारी करे। हमारे जैन समाज के सभी घटक के आचार्य, साधु, संत हमें भगवान महावीर के सिद्धांतों पर चलने हेतु उपदेश प्रदान करते हैं, मगर यह उपदेश सिर्फ दाएं कान से सुना बाएं कान से निकाला जाता है। इसके बाद आप ये वाला चित्र अपनी कॉपी में पेस्ट कर देंगे और उसके पश्चात आप आगे के जो स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि आपका भी काम हो सके और दोस्तों का भी काम हो सके। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। राजस्थान देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करता है। यदि सर्वाधिक वर्षा हो तो वहाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। इसका आंसर देखते हैं। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर दिया है। अरावली पर्वत श्रेणियां मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है, अतः मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं करा पाती है। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली का दृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा प्राप्त कर पाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो इससे पूरे राजस्थान के अंदर बाढ़ आ जाएगा, क्योंकि रेत पूरी तरह से पानी को सोख नहीं पाएगा। इस कारण पूरे राजस्थान में बाढ़ आ सकता है। बाढ़ के आने की वजह से राजस्थान का पूरा भौगोलिक क्षेत्र ही बदल जाएगा। यदि राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसके फलस्वरूप राजस्थान के अंदर सदाबहार आ सकती है। राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से कृषि क्षेत्रों में पानी की कमी है या जहाँ पेड़ पौधों की कमी है, वहाँ उन सभी क्षेत्रों में पेड़ पौधे या पानी की भरपूर मात्रा बढ़ जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। किन्हीं दो चुनाव संबंधी सुधार को अंकित कीजिए जो भारत में स्वतंत्र एवं स्वच्छ चुनाव कराने के लिए आवश्यक है। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं। चुनाव की प्रणाली में करने योग्य उन परिवर्तनों को चुनाव का सुधार कहते हैं जिनके करने से जनता की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों के रूप में अत्यधिक परिणत होने लगे। साफ सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि कर सके। निम्नलिखित पहलुओं पर सुधार की आवश्यकता है। पहला, चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिए तथा इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। दूसरा, पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इसके जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश होती है जिसका असर चुनावों पर होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट देखते हैं। चीन वंश व हान वंश के राजाओं द्वारा चीनी सभ्यता के विकास में दिए गए किन्हीं दो योगदानों की पहचान कीजिए। आंसर पार्ट देखते हैं। हान राजवंश प्राचीन चीन की एक प्रसिद्ध राजवंश था।
जिसने चीन में 206 ईसा पूर्व से 220 ईसा पूर्व तक राज किया था। शक्ति और प्रतिष्ठा के संदर्भ में पूर्व में हान राजवंश ने पश्चिम में अपने लगभग समकालीन रोमन साम्राज्य को टक्कर दी थी। हान राजवंश की नींव लियू बांग नाम के विद्रोही नेता ने रखी थी। हान राजवंश की चीनी इतिहास में विशेष रूप से कला, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी में एक स्वर्ण युग माना जाता है। आइए इस लेख में हान राजवंश के द्वारा खोजी गई कुछ शानदार खोजों के बारे में जानते हैं। चीन वंश के राजाओं ने डीप ड्रिलिंग की खोज करी, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। और भी सभ्यताएं देख सकते हैं। कागज का आविष्कार, चीन वंश के राजाओं ने सबसे पहले कागज का आविष्कार भी उन्हीं लोगों ने किया था। आज जो दुनिया में झूलता हुआ पुल हमें दिखाई देता है, वह भी चीन वंश के राजाओं द्वारा ही निर्मित है। उनकी ही सभ्यता है, उनके ही साम्राज्य में इनकी स्थापना किया गया था। हम डायग्राम में देख सकते हैं, आप ये डायग्राम भी अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 का ए पार्ट देखते हैं। जनमत निर्माण करने वाली एजेंसियों को चिह्नित करें। चलिए आंसर पार्ट देखते हैं। लोकमत का अर्थ बहुमत अथवा सर्वसम्मति से लेते हैं, जो कि गलत है। कई बार बहुमत भी गलती कर सकता है और वह अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा कर सकता है, परंतु लोकमत उसे कहते हैं जो कि विवेक और स्वार्थ रहित समृद्धि के आधार पर आश्रित हो और जिसका लक्ष्य किसी जाति या वर्ग विशेष का हित नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का हित हो। इस प्रकार सार्वजनिक हित के प्रश्नों पर आम जनता की राय को लोकमत कहते हैं और यह लोकमत किसी प्रश्न पर जनता के बहुमत से कुछ अधिक होता है। लोकमत निर्माण के साधन, पहला साधन जो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। वर्तमान समय में समाचार पत्र और पत्रिका लोकमत खराब सरकार है और निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। लिपमैन के समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। समाचार पत्र सरकार की आलोचना करते हैं, निर्भीकता पूर्वक लोकमत का निर्माण करते हैं। लोकमत को ध्यान में रखकर ही सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है। इस प्रकार समाचार पत्र जनता और सरकार के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। लोकमत निर्माण का दूसरा साधन है रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न जब केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं रह गए हैं, ये जनता को शिक्षा देकर लोकमत का निर्माण करने में सहायक होते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाओं का लाभ केवल शिक्षित ही व्यक्ति ही उठा पाते हैं, किंतु रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है। भारत में लोकमत निर्माण का तीसरा साधन सिनेमा है। वर्तमान समय में सिनेमा चलचित्र ने भी लोकमत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिनेमा का जनसाधारण के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और दर्शकों की भावनाएं उद्वेलित होती है। सिनेमा शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों को ही प्रभावित करता है। भारत में सिनेमा ने विधवा, पुनर्विवाह, स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा के पक्ष में तथा दहेज प्रथा, जातिवाद आदि के विपक्ष में स्वस्थ लोकमत का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकमत निर्माण में शिक्षा संस्थाओं का भी योगदान है। स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी में नागरिक चेतना उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ इतिहास, राजनीति शास्त्र आदि विषयों को समोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन कराया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा विद्यार्थियों को विवेक से कार्य करने व निर्णय लेने में सहमति मिलती है। राजनीतिक दल, लोकमत के निर्माण में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है। प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ सिद्धांत, उद्देश्य व आदर्श होते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए वे संगठन का निर्माण करते हैं। वे जनता को अपनी विचारधारा तथा लक्ष्यों से परिचित कराते हैं और अपने पक्ष में अधिक से अधिक लोकमत जुटाने का प्रयास करते हैं। धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं। वर्तमान समय में धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं भी लोकमत निर्माण का प्रमुख साधन है। धार्मिक संस्थाएं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर आदि लोगों के मिलन के केंद्र होते हैं, जहां उन्हें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है। धार्मिक संस्थाएं धार्मिक विचारों का प्रचार प्रसार करके लोकमत निर्माण में योगदान देती है। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाएं भी लोगों में किसी विचारधारा विशेष का प्रचार प्रसार करके लोकमत का निर्माण करती है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 का बी पार्ट देखते हैं।
एक परियोजना तैयार करना है जिसके अंतर्गत 73वें संवैधानिक संशोधन कानून 1992 जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अथवा 74वें संवैधानिक संशोधन कानून 1992 जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं द्वारा लाए गए बदलाव की सूची तैयार कीजिए। इस सूची के आधार पर निम्नलिखित मुद्दों पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव, दूसरा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व पर प्रभाव। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 का आंसर देखते हैं। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की मुख्य विशेषताएं और उनमें क्या क्या संशोधन किया गया। इसके बाद संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 का संशोधन देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए आंसर है, तो आप यहाँ से उतार सकते हैं। यहाँ से आप लोग 74वें संशोधन को उतार सकते हैं।